हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में छाया क्षेत्र की जानकारी मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, भूकंपीय तरंगों से। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में छाया क्षेत्र की जानकारी मुख्यतः भूकंपीय तरंगों, विशेषकर पी तरंगों और एस तरंगों के व्यवहार से मिलती है। छाया क्षेत्र क्या बताता है? तो भूकंप से निकलने वाली तरंगें पृथ्वी के अंदर अलग अलग परतों से गुजरते समय अपवर्तित और परावर्तित होती हैं। कुछ क्षेत्रों में ये तरंगें सीधे नहीं पहुंचती, जिससे छाया क्षेत्र बनता है। इसके अध्ययन से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के क्रोड की स्थिति और अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। नेक्स्ट प्रश्न है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र लगभग किस कोणीय दूरी के बीच पाया जाता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 103 डिग्री से 142 डिग्री। पी तरंगों का छाया क्षेत्र भूकंप के उद्गम केंद्र से लगभग 103 से 142 डिग्री की कोणीय दूरी के बीच पाया जाता है। और यह बनता क्यों है? तो पी तरंगें मेटल से होकर बाह्य कोड में प्रवेश करती हैं और बाह्य कोड की अलग घनत्व और अवस्था के कारण इन तरंगों का अपवर्तन होता है, जिससे 103 डिग्री से 142 डिग्री के क्षेत्र में सीधे पी तरंगें दर्ज नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र लगभग किस कोणीय दूरी के बाद पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 103 डिग्री। एस तरंगों का छाया क्षेत्र लगभग 103 डिग्री की कोणीय दूरी के बाद शुरू होता है। क्यों? एस तरंगें द्रव माध्यम से नहीं गुजर सकती। पृथ्वी का बाह्य कोड द्रव माना जाता है, इसलिए एस तरंगें बाह्य कोड से होकर आगे नहीं जा पाती। भूकंप केंद्र लगभग 103 डिग्री के बाद एस तरंगों का प्रत्यक्ष रिकॉर्ड नहीं मिला था। एस तरंगों के छाया क्षेत्र से किस महत्वपूर्ण तथ्य का प्रमाण मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है। एस तरंगें द्रव्य माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। भूकंप से उत्पन्न एस तरंगें पृथ्वी के बाह्य क्रोड तक पहुंचने के बाद आगे नहीं जा पाती, जिसके कारण एस तरंगों का छाया क्षेत्र बनता है। और इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है। पी तरंगें बाह्य क्रोड में प्रवेश करने पर सामान्यतः क्या करती हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, उनकी गति और दिशा में परिवर्तन होता है। पी तरंगें जब मेटल से बाह्य क्रोड में प्रवेश करती हैं तो माध्यम के घनत्व और लोचीय गुणों में बदलाव के कारण उनकी गति और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। इसे अपवर्तन कहते हैं। और इसी अपवर्तन के कारण पी तरंगों का छाया क्षेत्र लगभग 103 से 142 डिग्री के बीच बनता है। पृथ्वी के क्रोड की खोज एवं उसकी प्रकृति समझने में किस वैज्ञानिक का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, रिचर्ड ओल्डहैम का। रिचर्ड ओल्डहैम ने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के क्रोड के अस्तित्व का महत्वपूर्ण प्रमाण दिया। 1906 में उन्होंने पी तरंगों, एस तरंगों और उनकी छाया क्षेत्रों के व्यवहार का अध्ययन किया। महत्वपूर्ण योगदान की अगर हम बात करें तो भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया, पी और एस तरंगों के छाया क्षेत्रों की पहचान की,
इनके आधार पर पृथ्वी के अंदर क्रोड के अस्तित्व का संकेत मिला और बाद में वैज्ञानिकों ने क्रोड को बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में समझाया। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड के ठोस होने का प्रमाण मुख्यतः किस वैज्ञानिक के अध्ययन से जुड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंगल लीहमैन। इंगल लीहमैन ने 1936 में भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक क्रोड के अस्तित्व का प्रमाण दिया और उनके अध्ययन से यह समझने में मदद मिली कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड द्रव है जबकि उसके भीतर ठोस आंतरिक क्रोड मौजूद हैं। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड की त्रिज्या लगभग कितनी है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 1220 किलोमीटर। पृथ्वी के क्रोड की कुल त्रिज्या लगभग कितनी मानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3480 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है? तो इसका प्रश्न हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के मेंटल की औसत मोटाई लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2900 किलोमीटर। दोस्तों पृथ्वी के मेटल की औसत मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो मेटल भूपर्पटी के नीचे और बाह्य क्रोड के ऊपर स्थित है और यह पृथ्वी की सबसे मोटी प्रमुख परत है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। पृथ्वी के क्रोड का आरंभ लगभग कितनी गहराई पर माना जाता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 2900 किलोमीटर। आंतरिक क्रोड का आरंभ पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी गहराई पर होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5150 किलोमीटर। स्थल मंडल में मुख्यतः क्या शामिल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपर्पटी और ऊपरी मेटल का कठोर भाग। दोस्तों स्थल मंडल पृथ्वी की कठोर बाहरी परत है जिसमें भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेटल का कठोर भाग शामिल होता है। यह कई स्थल मंडलीय प्लेटों में विभाजित है जो नीचे स्थित अपेक्षाकृत कमजोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गति करती है। स्थल मंडल के नीचे स्थित अपेक्षाकृत कमजोर एवं नम्य परत कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर स्थल मंडल के नीचे स्थित पृथ्वी के ऊपरी मेटल का अपेक्षाकृत कमजोर एवं नम्य भाग है और स्थल मंडलीय प्लेटें इसी के ऊपर धीरे धीरे गति करती हैं जिससे प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया संभव होती है। प्लेट विवर्तन के संदर्भ में प्लेटें मुख्यतः किस कठोर परत का हिस्सा होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, स्थल मंडल। प्लेट विवर्तन के अनुसार टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की कठोर स्थल मंडलीय परत का हिस्सा होती हैं और स्थल मंडल भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेटल का कठोर भाग इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर स्थित है जो अपेक्षाकृत कमजोर और नम्य होता है और इसी के ऊपर स्थल मंडलीय प्लेटें गति करती हैं। महाद्वीपीय भूपर्पटी की संरचना में किस प्रकार की चट्टानें अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रेनाइटिक। महाद्वीपीय भूपर्पटी में ग्रेनाइटिक प्रकृति की चट्टानें अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती हैं और इनमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए महाद्वीपीय भूपर्पटी को पुरानी अवधारणा में सियाल से भी जोड़ा जाता है। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित हैं? ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, संगमरमर से या फिर बलुआ पत्थर से?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेसाल्ट से। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों से संबंधित होती है और बेसाल्ट एक माफिक आग्नेय चट्टान है जिसमें लौह और मैग्नीशियम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पटी के बीच घनत्व की तुलना में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महासागरीय भूपर्पटी अधिक घनी होती है। कोनरॉड अशांत किसके बीच की सीमा से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, भूपर्पटी के ऊपर और निचले भाग। मोहु अशांत पर किस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भूपर्पटी से मेटल की संरचना में परिवर्तन। मोहो अशांत पृथ्वी की भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा है और इस सीमा पर चट्टानों की संरचना और घनत्व में परिवर्तन के कारण भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक बदलाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग अशांत लगभग किस गहराई पर स्थित है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 2900 किलोमीटर। गुटेनबर्ग अशांत लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और यह मेटल और बाह्य क्रोड के बीच की सीमा है। लेहमैन अशांत लगभग किस गहराई पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 5150 किलोमीटर। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर पदार्थ का घनत्व सामान्यतः क्यों बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बढ़ते दबाव और पदार्थ की संरचना में परिवर्तन के कारण। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, ऊपर स्थित पदार्थ का भार बढ़ने से दबाव बढ़ता जाता है और इस बढ़ते दबाव के कारण पदार्थ अधिक सघन होता है। साथ ही गहराई के साथ तापमान और पदार्थ की रासायनिक या खनिज संरचना में भी परिवर्तन होता है जिससे घनत्व बढ़ने में योगदान मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस भाग की गतिशीलता से जुड़ी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हुआ है क्रोड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में वाह्य क्रोड की गतिशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वाह्य क्रोड में मुख्यतः द्रव अवस्था का लोहा और निकेल पाया जाता है। इस द्रव की धातु की संवहन धाराएं और पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कोरियोलिस प्रभाव मिलकर विद्युत धाराएं उत्पन्न करते हैं और यही प्रक्रिया जियोडायनेमो कहलाती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। वाह्य क्रोड के द्रव होने का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से क्या संबंध है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्रव धातु की गति विद्युत धाराएं उत्पन्न करने में सहायक होती है। पृथ्वी का वाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है और इसमें मुख्यतः लोहा निकेल जैसे विद्युत चालक पदार्थ पाए जाते हैं। इस द्रव धातु की गति पृथ्वी के घूर्णन के साथ मिलकर जियोडायनेमो प्रक्रिया को चलाती है जिससे विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव दोनों बढ़ने के बावजूद आंतरिक क्रोड क्यों ठोस रहता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अत्यधिक दबाव गलनांक को बढ़ाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में तापमान अत्यंत अधिक है लेकिन वह अत्यधिक दबाव भी होता है। ये अत्यधिक दबाव लोहे के निकेल के गलनांक को बढ़ा देता है, इसलिए इतने उच्च तापमान के बावजूद आंतरिक क्रोड मुख्यतः ठोस अवस्था में रहता है। यदि एस तरंगें पृथ्वी के वाह्य क्रोड से होकर आसानी से गुजरती तो इसे कौन सा निष्कर्ष प्रभावित होता? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वाह्य क्रोड के द्रव होने का निष्कर्ष।
दोस्तों ऐस तरंगें द्रव माध्यम से नहीं गुजर सकती, इसलिए उनका वाहक रोड से न गुजरना इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण है कि वाहक रोड द्रव अवस्था में है। यदि ऐस तरंगें वाहक रोड से आसानी से गुजरती तो वाहक रोड के द्रव होने का यह प्रमुख प्रमाण प्रभावित होता और उसके द्रव होने का निष्कर्ष पर सवाल उठता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन किस बात का संकेत दे सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विभिन्न आंतरिक परतों के घनत्व एवं संरचना में परिवर्तन का। दोस्तों भूकंपीय तरंगें जब पृथ्वी की अलग अलग आंतरिक परतों से गुजरती हैं तो वहां के घनत्व, दबाव, तापमान और पदार्थ की संरचना में बदलाव के कारण उनकी गति और दिशा बदल सकती है और इन्हीं बदलावों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी की भूपर्पटीय मेटल और क्लोड जैसी आंतरिक परतों की जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही क्रम कौन सा है सतत से केंद्र की ओर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, भूपर्पटी, मेटल, वाहक रोड और आंतरिक कोड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए और पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।